यहाँ पे क्या है जनाब, यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, किस चीज़ की ऑब्लिगेशन, टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन अनफेवरेबल कंडीशन। जनाब अगर मेरे हक में कोई चीज़ नहीं है तो और मुझे वो पे करनी पड़ेगी, तो अब क्या होगा मेरे लिए, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, वो आपके लेवल पे नहीं पूछता, वो CFAP लेवल पे जाके पूछता है। मैं बता देता हूँ, आपकी बुक में भी नहीं लिखा हुआ वो, वैसे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ है। इसको इसका हिस्सा ना समझ, सिलेबस का हिस्सा ना समझ लेना। नॉन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स डिलीवर फॉर वेरिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विटी। यहां पे एक टर्म यूज हुई है, वेरिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और इक्विटी। मिसाल के तौर पर छोटी सी एग्जांपल देता हूं, शायद आपको बात समझ आ जाए, नहीं समझ आएगी तो कोई बात नहीं, CFAP में जाके टीचर आपको समझा देंगे। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि भाई साहब आप जो हैं वो डिबेंचर्स हैं आपके पास, जो कि क्या है, कन्वर्टेबल है। आप कन्वर्टेबल डिबेंचर आपके पास क्या बन जाएंगे, इन फ्यूचर आपको क्या होगा, आपके इक्विटी का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, मतलब आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं किसमें, शेयर्स में। ओके, आपके इक्विटी का क्या बनेंगे, ये हिस्सा बनेगा। अगर वो बंदा कहता है कि जनाब कन्वर्टेबल की कंडीशन ये है कि कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स ऑफ अमाउंट 1 लाख, कि 1 लाख रुपए के जितने शेयर्स आएंगे उतने आपको मिल जाएंगे। अब लेट सपोज उस टाइम पे शेयर की वैल्यू अगर आ जाती है 10 रुपए, तो 1 लाख रुपए के कितने शेयर्स आपको मिलेंगे, 10,000। और अगर शेयर की वैल्यू आ जाती है 100 रुपए, तो आपको कितने मिलेंगे, 1000। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ शेयर एंड योर अमाउंट। यहाँ पे शेयर जो है वो फिक्स्ड नहीं है, शेयर क्या है, वेरिएबल है। शेयर क्या है, वेरिएबल है। देख सकते हैं डिबेंचर इन फ्यूचर आपको पैसे मिलेंगे, डिबेंचर में इन फ्यूचर आपको क्या मिलना है, सॉरी आपका इक्विटी का ये हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, डिबेंचर वैसे तो क्या होता है आपके पास, लायबिलिटी होती है। ठीक है, हम कहते हैं जनाब डिबेंचर को हम लायबिलिटी डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन अगर ये कन्वर्टेबल हो जाए तो वैसे हमारा ये जो हमारा जो लीगल जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमें क्या बताता है कि जनाब डिबेंचर क्योंकि कन्वर्टेबल है तो उसको जाके जब जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, पार्ट ऑफ इक्विटी बन जाएगा। ऐसे ही है, जब तक डिबेंचर के ऊपर इसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इसको लायबिलिटी का हिस्सा बनाओ और इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते रहो, और बाद में इसको फिर क्या कर लेना, जैसे ही कन्वर्ट करो इसको उसी टाइम इक्विटी का पार्ट बना लेना। लेकिन एक चीज़ होती है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आपने ये अकाउंटिंग के बेसिक्स में पढ़े होंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर ITA में, सब्सटेंस ओवर फॉर्म नहीं पता? अच्छा, वो काफ़ी हम जब छोटे छोटे से थे तो हम उस टाइम पढ़ा करते थे सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का बेटा मतलब ये होता है कि एक अकाउंट, कोई जो कंपनी है वो अपनी अकाउंटिंग किस तरीके से करती है, एक रूल स्टैंडर्ड हमें क्या बताता है कि किस स्पेसिफिक चीज़ की काउंटिंग कैसे करनी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कि कानून क्या कहता है, और एक होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जिसका मतलब है कि जनाब अकाउंटिंग के रूल्स या अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स आपको क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपके कंपनी लॉ के अंदर कोई चीज़ लिखी होगी और आपके स्टैंडर्ड के अंदर कोई चीज़ लिखी होगी, तो अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी, अकाउंटिंग सब्सटेंस ओवर फॉर्म के तहत की जाएगी। लॉ को हम कंसीडर नहीं करेंगे अकाउंटिंग के अंदर। आप अपनी ही रिपोर्टिंग टू में एक टर्म पढ़ेंगे डेफर्ड टैक्स के बारे में। डेफर्ड टैक्स, लीज्ड एसेट को क्या बनाते हो, राइट ऑफ यूज को क्या बनाते हो,
एसेट बनाते हो ना, ये एसेट आपको कौन बताता है कि एसेट किस बनाओ, कौन कहता है आपको? स्टैंडर्ड कहता है, रूल आपको कहता है। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्सेशन रूल्स के मुताबिक राइट ऑफ यूज़ कोई एसेट नहीं है, वो आपके एसेट को मानते नहीं कि एसेट है। तो यहाँ पे जब हम अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो हम किसकी मानेंगे? लॉ की मानेंगे या फिर आपके सब्सटेंस ओवर फॉर्म की मानेंगे? सब्सटेंस ओवर फॉर्म की मानेंगे। समझ आई बात की कि बाज़ जगह पे लॉ और सब्सटेंस ओवर फॉर्म कंट्राडिक्शन में आ जाते हैं। तो जब हमें देखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। अगर तो अकाउंटिंग कर रहे हैं तो किसकी मानेंगे? स्टैंडर्ड की। अब एक स्टैंडर्ड है IAS 12 के नाम से डेफर्ड टैक्स। तो डेफर्ड टैक्स में दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अकाउंटिंग वाले ने कोई बात की होगी, टैक्स वाले के कुछ रूल्स होंगे, उनमें जो कंट्राडिक्शन आएगी तो टैक्स वाला जीत जाएगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे टैक्स निकालना है हमने। गॉट इट? समझ आई बात की? तो आपका लॉ आपको क्या कहता है जनाब? जो जनरल रूल है आपका वो क्या बताता है कि जनाब डिबेंचर को जब कन्वर्ट करो तो क्या इसको क्या बना लेना, इसको आप इक्विटी का पार्ट बनाना। लेकिन सब्सटेंस ओवर फॉर्म यानी कि आपके पास IAS 32 जो फाइनेंशियल लायबिलिटी की ये जो बात हम लोग कर रहे हैं, जो तीसरा पॉइंट जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ, तो कहता है जनाब अगर तो ये कन्वर्टेबल है वेरिएबल में, वेरिएबल है ना कि 1 लाख रुपए के जितने शेयर्स आए, कोई फिक्स नहीं बताया कि कितने शेयर्स हैं। 1 लाख रुपए के जितने शेयर आए, हो सकता है 1000 शेयर आ जाए, हो सकता है 10,000 शेयर आ जाए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जनाब ये फिर ये क्या बन जाएगा? ये डिबेंचर भी पार्ट ऑफ लायबिलिटी बनेगा, पार्ट ऑफ इक्विटी नहीं बनेगा कन्वर्टेबल जब होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी की कंडीशन कुछ इस तरह से है कि कन्वर्टेबल इनटू 1000 शेयर्स, इसमें मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो फिर कहते हैं जनाब आप इसको लायबिलिटी का नहीं बल्कि आप इसको एसेट का हिस्सा बना, सॉरी इक्विटी का हिस्सा बना लो। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, गॉट इट। तो ये पॉइंट वैसे CFAP में जाके आपने देखना, जब आप चेंजेस इन इक्विटी पढ़ोगे, ठीक है, तो उसके अंदर कन्वर्टेबल इसके ऊपर डिविडेंड ही आएगा। ओके, एनीवेज जनाब ये तो सारी की सारी बातें हो गई डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सब्सटेंस ओवर फॉर्म के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या है जनाब, कि आपके पास जो अकाउंटिंग के रूल्स जो प्रिवेल कर रहे हैं वो कौन से। क्लियर? अच्छा जी, अब हम आते हैं ज़रा कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। मेरे पास ये पेज नंबर 233 233 है आपकी बुक का। एग्जाम्पल नंबर 1 है जनाब मेरे पास, अगर आप सबके सामने बुक ओपन है तो हाँ जी बेटा, मिल गई बुक? चलें वैसे आपसे पूछता हूँ, एग्जाम्पल ही है। देखिए जी, सबसे पहले कहता है जी आपने एक आइटम देखनी है और उसके बारे में बताना है कि ये इक्विटी का हिस्सा होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी का हिस्सा होगा, ठीक है। इनका फाइनेंशियल एसेट होगा या फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। देखिए जनाब, कहता है जी ट्रेड पेएबल, जो पेएबल्स है ये क्या है? ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, क्योंकि ट्रेड पेएबल आपको इन फ्यूचर क्या करना है? कैश डिलीवर करना है। इन्वेस्टमेंट इन लोन नोट्स ऑफ अनदर कंपनी, एसेट कौन सा एसेट है? आपको इन फ्यूचर कैश मिलेगा या उसके बदले में कुछ चीज़ मिलेगी? कैश मिलेगा ना, फ्यूचर में आपको कैश मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? फाइनेंशियल एसेट बन गया। बैंक लोन ऑब्टेन्ड, आपने बैंक लोन ले लिया, कौन सी लायबिलिटी? फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल? फाइनेंशियल, क्योंकि इन फ्यूचर आपने जो है वो पेमेंट करनी है। ऑर्डिनरी शेयर इशूड, आपने ऑर्डिनरी शेयर इशू किए हैं, हम इसको क्या करेंगे? हाँ जी, तो हम क्या करेंगे जी? हम इसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मान लेंगे। हम इसको क्या मान लेंगे? ये हमारे लिए क्या है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अच्छा जी, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशूड, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अभी हमने डिस्कस किया था, ये क्या बन जाता है? इक्विटी बन जाता है। अनफेवरेबल फॉरवर्ड करेंसी कॉन्ट्रैक्ट,
तो अनफेवरेबल है, करेंसी कॉन्ट्रैक्ट तो जनाब आपके पास आ गया फाइनेंशियल लायबिलिटी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है जी, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी अल्टीमेट कंसिडर की जाएगी। उसके बाद जनाब इन्वेस्टमेंट इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अब आपने इन्वेस्टमेंट की है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में, तो ये फाइनेंशियल एसेट आपने इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है किसी प्रोजेक्ट के अंदर और उसके बदले में जनाब आपको रिटर्न में गुड्स मिल रही हैं, तो फिर तो वो नॉन फाइनेंशियल एसेट बना ना, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या करें ना, प्रीपेड रेंट, देखिए यहाँ पे प्रीपेड रेंट, ये एसेट तो है लेकिन कौन सा है जी, क्योंकि इसके अगेंस्ट आपको रुपीज कैश नहीं मिलना बल्कि आपको सर्विसेज मिलेंगी, रेंट मिलेगा। क्या हुआ भाई, और टेस्ट मैंने देख लिए थे वैसे, बच्चे कह रहे हैं कि टेस्ट बहुत आसान आपने बनाया था जी सर। तो ये आपने वो 1-2 नंबर जो आपने काटे हैं वो आपने लास्ट में तो कहीं लिखा नहीं कि एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। एक्सट्रैक्ट नहीं सर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उन्होंने बोला हुआ था। नहीं, शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिडक्शन इन प्रिंसिपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करना था सर इन्होंने। नहीं जानू, ये दरमियान में जब ये बात आ जाती है ना, जी सर। तो इसका मतलब है कि जो अमाउंट प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा बनेगी और जो जिसकी वजह से प्रिंसिपल आपका रिड्यूस हो रहा है वो अमाउंट आपने मेंशन करनी है। मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा थे शो करना था सर। नहीं, ये उसके लिए एक्सट्रैक्ट्स अलग से वो मेंशन करते हैं, ठीक है, कि एक्सट्रैक्ट्स भी आपने बनाने हैं। तो अब इनको नंबर आपने काट लिए हैं, लेकिन बच्चे ज़रा सियाने हैं, बड़े हैं, तो इस वजह से मैं इनको आपकी तरफ नहीं अभी भेज रहा, ठीक है। ये लो, मैंने देख लिया इनका। ओके जी, तो करंट पेड में प्रीपेड रेंट में क्या आएगा जनाब, ये एसेट तो है लेकिन कौन सा, नॉन फाइनेंशियल एसेट है। इसके बाद जनाब आपके पास करंट टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल है, ये कौन सी लायबिलिटी होगी, करंट टैक्स है। देखिए बेटा, फाइनेंशियल लायबिलिटी जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी की, तो हमारे ये एक ऑब्लिगेशन हमारे पास आ जाता है, ठीक है। किस चीज़ का ऑब्लिगेशन, कि हमने क्या करना है, पेमेंट करनी है, ठीक है। जहाँ पे अब मसला ये है कि यहाँ पे हम, क्योंकि ये टैक्स है, ठीक है, टैक्स हमारे ऊपर क्या है, हमारे ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन है, और लीगल ऑब्लिगेशन को हम पैसे के अलावा, कैश के अलावा हम इसमें कोई और चीज़ नहीं दे सकते। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हम दे नहीं सकते कोई, मतलब हम चेक नहीं दे सकते टैक्स पे करने के लिए, आप इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। किसी किस्म का अदर आप जो है वो जनाब प्रोमिसरी नोट नहीं आप इसमें दे सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये आपके पास ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, तो हम इसको क्या मानेंगे, ये है तो हमारी लायबिलिटी नो डाउट, लेकिन ये लीगल ऑब्लिगेशन है हमारे पास, तो हम इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी कंसीडर नहीं करेंगे। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है, कि जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि जनाब हम आपको पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे ऊपर वैसे ही इम्पोज हो रहा है ना, हमने हुकूमत के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर हम आपको पैसा दिया करेंगे, किसी किस्म का हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुकूमत के साथ, ओके। लेकिन कुछ कानूनदान कहते हैं कि जब आप किसी मुल्क में आते हैं तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की हकीकत में एग्रीमेंट होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ कानूनदान ये मानते हैं। अच्छा जी, इसके बाद देखिए जनाब इन्वेंट्री क्या चीज़ है, नॉन फाइनेंशियल एसेट, क्लियर। अच्छा जी, अब हम फटाफट जनाब ज़रा एक चीज़ डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन के नाम से। जी, अगर हम इन्वेंट्री दे रहे हैं किसी को और हमें पता है कि इसके बदले में हमें मतलब फाइनेंशियल एसेट ही मिलेगा तो और गुड्स वगैरह की रिसीव होगी, हाँ जी, फिर भी वो हमारा फाइनेंशियल लीगल ऑब्लिगेशन देखना पड़ेगा बेटा कि कॉन्ट्रैक्ट किया था कि नहीं किया था। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट किया था तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी। अगर वैसे हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कॉन्ट्रैक्ट किए बगैर, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी। इसमें आती नहीं है। अगर आप इन्वेंट्री अगर आप किसी को सेल कर रहे हैं, मतलब अपने गुड्स बेच रहे हैं, तो वो क्या होगा, रिसीवेबल होगी, रिसीवेबल नहीं होगी बेटा, फिर भी वो बेच रहे हैं। फिर भी वो फाइनेंशियल एसेट नहीं हमारे पास होगा। अगर हम बेच भी रहे हैं तो फिर भी हमारे पास फाइनेंशियल एसेट नहीं होगा। हमने कोई पैसे नहीं दिए थे जिसके बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं, हमने इन्वेंट्री दी थी जिसके बदले में पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। वो रिसीवेबल हमारा नॉन फाइनेंशियल वाला होगा। एनीवेज देखिए बेटा, क्लासिफिकेशन हम करते हैं जनाब
मतलब कि हमने IFRS 9 अब हमने प्रॉपरली उसको कैप्चर कर लिया। IFRS 9 कहता है कि आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो अकाउंटिंग करनी है वो 3 तरीक़ों से करनी है। कौन कौन से 3 तरीके होंगे जनाब? सबसे पहले कहता है जी अमोर्टाइजेशन कॉस्ट, एक ये मेथड है, इसमें कुछ अकाउंटिंग करेंगे आप। दूसरा है आपके पास जनाब फेयर वैल्यू थ्रू OCI, एक इसका तरीक़ाकार होगा कि आपने इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, और एक आपके पास होगा जनाब फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ये 3 तरीक़ेकार होंगे जिसमें हमने अकाउंटिंग सीखनी है। और क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स 3 तरह के हैं, कौन कौन से? सबसे पहले जनाब आपके पास है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, उसके बाद जनाब हमारे पास है डेट इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद जनाब हमारे पास फाइनेंशियल लायबिलिटी। सही डेट इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एसेट चाहिए। जी, एसेट फाइनेंशियल एसेट में 2 है ना, मतलब इक्विटी आ जाएगा या फिर देखिए हमने क्या कहा था कि 2 चीज़ें ना, एक तो फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी और एक आपके पास फाइनेंशियल एसेट बन जाएगा। ठीक है, आपने अगर पेमेंट की है, अगर आपने कोई चीज़ परचेज की है तो या तो क्या बनेगा इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी का पार्ट बन के आपको इनकम मिल रही होगी, या फिर क्या बनेगा डेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि डिबेंचर का हिस्सा बन के आपको इंटरेस्ट तौर पर आप उसको रिसीव कर रहे होंगे। अच्छा जी, अब जनाब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जनाब ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। अब इनके रूल्स हमने डिफाइन करने हैं कि इनके रूल्स हमें क्या बताते हैं कि क्लासिफिकेशन करते हुए कि कौन सी अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन इन तीनों में किस किस के बदले में क्या कुछ आएगा। बेटा जब हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, 2 चीज़ों का बल्कि आपने ख्याल रखना है, एक ही चीज़ होगी वो, क्या इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके बदले में आपने किसी कंपनी की इक्विटी हासिल की है, क्या आपने वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग की है या नहीं, मतलब आपने उसको बेचने की गर्ज से इक्विटी ली है, यानी कि शेयर्स वगैरह आपने परचेज किए, क्या उसको सेल कर देंगे या फिर उसका चुप करके सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड ही हासिल करते रहेंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो कहते हैं जनाब अगर तो आपके पास नॉट हेल्ड फॉर सेल है, 2 ही ऑप्शन है ना, या तो हेल्ड फॉर सेल होगा या फिर नॉट हेल्ड फॉर सेल होगा या फिर अदर है, यानी कि नॉट हेल्ड फॉर सेल है या फिर हेल्ड फॉर सेल, यानी कि अदर में क्या आ जाएगा हेल्ड फॉर सेल, यहां पे लिख देते हैं हेल्ड फॉर सेल है। तो कहता है जनाब आपके पास यहां पे एक ऑप्शन आ जाएगी कि आप इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से करो, फेयर वैल्यू थ्रू OCI करो, फेयर वैल्यू थ्रू OCI करो, या फिर दूसरी ऑप्शन है आपके पास क्या कर लो, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस कर लो। दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, और अगर आपके पास नॉट हेल्ड फॉर सेल है तो इसको सिंपली क्या करो, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस करो। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ बताता है कि जनाब जब आपने नॉट हेल्ड फॉर सेल में एक दफ़ा अगर आपने फेयर वैल्यू थ्रू OCI चूज कर लिया तो फिर ये क्या बन जाएगा, इररिकवरेबल, इररिवोकेबल का मतलब है जनाब अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने नॉट हेल्ड फॉर सेल था और आपने चूज कर लिया फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, इसको फिर आप इसमें कन्वर्ट करवा सकते हो। अगली दफ़ा जब आप इसकी काउंटिंग करो तो अब थ्रू OCI कर लो, लेकिन जैसे ही आपने एक दफ़ा थ्रू OCI कर लिया अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। गॉट इट? समझ आ गई बात का? नॉट हेल्ड फॉर के लिए 2 ऑप्शन है जनाब, हम कहते हैं कोई मसला नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाओ। जैसे कि मिसाल के तौर पर जब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की, एक खबर आई थी जनाब शुरू में कि जब आप आर्टिकल कर रहे होते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो क्या कर चले जाओ इंडस्ट्री में आर्टिकल कर लो या फिर क्या कर लो फर्म्स में आर्टिकल कर लो। फर्म्स में करोगे तो NOC लेके इंडस्ट्री में चले जाना, ठीक है, लेकिन अगर इंडस्ट्री में कर रहे हो तो फिर दोबारा फर्म्स में नहीं आ सकते। गॉट इट? तो ये खबर उस टाइम पे चली थी, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं, लेकिन बहरहाल ये खबर हमारे ज़माने में ये खबर चली थी कि अगर आपने फर्म में आर्टिकल किए हैं तो NOC लेके क्या कर लो इंडस्ट्री में जा सकते हो, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में चले गए तो आप दोबारा फर्म में नहीं आ सकते। ठीक है, आर्टिकल जो है वो आप
इंडस्ट्री या फर्म कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं ना जनाब, अगर नोट हेल्ड फॉर सेल है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, तो क्या कर सकते हो, थ्रू OCI या फिर थ्रू PNL, दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। हाँ, PNL में करोगे तो OCI में आ सकते हो, लेकिन अगर OCI चूज कर लिया तो फिर आप इसको कहीं और नहीं जा सकते। क्लियर और नॉट? ओके, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी क्या, वो हम इंशाल्लाह ताला इनको जब डिस्कस करेंगे कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसकी कैसे करते हैं, इसकी कैसे करते हैं, फिर उसके साथ आपको इसको रिलेट करना है। थोड़ा सा ज़रा ये यहाँ पे आके थोड़ा सा बच्चे को घुमाता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है आपके लेवल पे। एडवांस लेवल पे जाके ज़ाहिर पता थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल डेट इन्वेस्टमेंट के लिए जनाब आपने 2 चीज़ें देखनी है, या 2 क्वेश्चंस आपने अपने आप से करने हैं। एक नंबर 1 क्वेश्चन जनाब आपने अपने आप से करना है कि आपके पास आपका बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल, आपकी इंटेंशन क्या है। अब इंटेंशन के बारे में देखते हैं। नंबर 2, आपका कैश फ्लो क्या है। देखिए बेटा, बिजनेस मॉडल का मतलब है कि जनाब आपकी इंटेंशन क्या है। डेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, डेट इन्वेस्टमेंट का मतलब जनाब आपने कोई लोन उधार पे कोई पैसे दिए, उसके बदले में जब तक वो आपको रीपेमेंट नहीं करेगा लोन, आप क्या करते रहेंगे, इंटरेस्ट अर्न करते रहेंगे। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपकी इंटेंशन क्या है। क्या आपकी इंटेंशन ये है कि जो डिबेंचर आपने परचेज किया है, जो आपके पास डेट इंस्ट्रूमेंट है, क्या इसमें से आपने इंटरेस्ट ही हासिल करना है, क्या आपने मैच्योरिटी टाइम तक इस इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रखना है कि जनाब 2 साल का था या 5 साल का इंस्ट्रूमेंट था, 5 साल तक आप इंटरेस्ट हासिल करते रहे और 5वें साल में जाके ये जनाब पेमेंट होगी, बात ख़त्म होगी। क्या आपने इसको ऐसे रखना है, यह आपकी इंटेंशन है, या फिर आपकी इंटेंशन ये है कि जनाब अगर 5 साल का इंस्ट्रूमेंट था तो मुझे अगर मौका मिला तो दरमियान में इसको मैं सेल आउट कर दूंगा। मतलब आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है कि क्या आपने डेट इन्वेस्टमेंट को मैच्योरिटी टाइम के लिए अपने पास रखना है या दरमियान में आप इसको बेच भी सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपने देखनी है। ओके, क्या आपकी इंटेंशन क्या है। दूसरा, कैश फ्लो की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका जो इस डेट इन्वेस्टमेंट से जो आपको पैसे मिलेंगे वो कौन से होंगे। क्या वो सिर्फ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल होंगे या उसके अलावा भी कुछ गेन या लॉस आप इसको कंसिडर करोगे। बात को समझिएगा। मैंने एक डिबेंचर लिया, कितने का डिबेंचर लिया जी, लेट्स सपोज मैंने लिया डिबेंचर 1 लाख रुपए का एट द रेट ऑफ 10% फॉर 5 years। अब मेरी इंटेंशन क्या है, मुझे बता दिया जाएगा कि मेरा बिजनेस मॉडल क्या है। क्या मेरा बिजनेस मॉडल ये है क्या कि जनाब मैं इस डिबेंचर को मैच्योरिटी टाइम के लिए होल्ड करूं एंड नॉट फॉर सेल। अगर मुझे ऑफर मिलते भी रहे, मैं इसको बेचने का इरादा मेरा बिल्कुल ना हो। क्या ये मेरा बिजनेस मॉडल है। और इसी के साथ मेरा जो कैश फ्लो है, डिबेंचर से पैसे मेरा लेने का इरादा कौन सा है कि कौन से पैसे डिबेंचर से लूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यही इरादा मेरा कि कैश फ्लो में सिर्फ ये 2 अमाउंट आएंगी और मेरा क्या है जनाब, मैच्योरिटी टाइम तक मैं इसको होल्ड करूंगा एंड नॉट फॉर सेल। ये 2 चीजें, ठीक है। या फिर मेरा बिजनेस मॉडल क्या बन जाएगा, नो का मतलब क्या है जी, कि मैच्योरिटी तक मैंने कोई नहीं रखना, जैसे मुझे ऑफर मिलेगी अच्छी मैं क्या कर दूंगा, इसको बेच दूंगा। ठीक है जी। बेशक मेरा जो कैश फ्लो है यही आता रहे। ठीक है जी। दोनों के दोनों कंडीशन मीट करना लाजमी है। इन दोनों के लिए भी हम बात कर लेते हैं इसके लिए कि जनाब आपके पास डेट इंस्ट्रूमेंट के साथ आप क्या करेंगे। कैश फ्लो में क्या मेरा जो इंटेंशन है, मेरी कैश फ्लो में सिर्फ ये है कि प्रिंसिपल अमाउंट आए और इन्वेस्टमेंट अमाउंट आए, ठीक है। या फिर नो का मतलब क्या है जी, कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा अगर मुझे कोई गेन भी मिल जाता है इसको बेच के, तो वो भी मैं क्या करूँ, इसको अपना पार्ट बना लूँ। मिसाल के तौर पर डिबेंचर था 1 लाख रुपए का, कोई बंदा आया मेरे पास, कंपनी ही आ गई, कंपनी ने आके कहा कि भाई साहब 5 साल का डिबेंचर है, ऐसा करो ये पैसे ले लो, डिबेंचर हमें बेच दो। हमने कहा कितने का, उसने कहा जी 1.5 लाख रुपए का। कितने का,
1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 रुपये का, तो 50,000 रुपये का गेन मुझे आ गया। तो कैश फ्लो का हिस्सा कौन सा बनेगा? प्रिंसिपल प्लस इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट प्लस 50,000 रुपये गेन। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसको बेच रहा हूँ। ठीक है जी, क्या मैंने कर दिया? मैच्योरिटी से पहले पहले इसको क्या कर दिया? बेच दिया। तो अब यहाँ पे मुझे 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं कि जनाब क्या बिजनेस मॉडल मेरा क्या है और मेरा कैश फ्लो कितना है। बिठा दो इसको अभी एग्जाम्पल बहुत एग्जाम्पल्स आएंगे, डोंट बी वरीड। तो मुझे क्या देखना जी, मेरा बिजनेस मॉडल क्या है और मेरा कैश फ्लो क्या है, ये 2 बातें देखनी है मुझे। अब मैं कहता हूं कि जनाब मेरा जो बिजनेस मॉडल था वो जो मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स जो मैंने डिसाइड की थी, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो था उसको हासिल करना है। कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि जनाब जो नहीं कॉन्ट्रैक्चुअल कैश मतलब मैच्योरिटी टाइम तक मैंने इसको होल्ड करना है कि नहीं करना। जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जनाब इतने टाइम तक 5 साल तक ये मैं आपको पैसे दूंगा, आप डिबेंचर के बदले मुझे इंटरेस्ट देते रहना, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है या नहीं? ठीक है। और दूसरा एंड जो मेरा कैश फ्लो है कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यानी कि जो मेरी कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट्स हैं उनको रिसीव करना है या कुछ और है। ओके। अब अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन मीट नहीं करती, मतलब अदर का हम लोग नाम दे देते हैं, अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन मीट नहीं करती या दोनों के दोनों कंडीशन मीट नहीं करती, तो फिर हमारे पास कौन सा केस बन जाएगा? अदर का केस बन जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हमारे पास फिर एक और चीज आएगी, तीसरी इसमें कंडीशन, बल्कि नहीं अदर में सारा कुछ नहीं आएगा, हम इसको रुक जाए जरा, क्लासिफिकेशन हम थोड़ी सी जरा ब्रॉडर कर देते हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमारे पास आएगी, अदर के भी हम लोग बात करेंगे। दूसरी कंडीशन हमारे पास जनाब आ जाएगी इसमें कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो था जो आपने डिसाइड किया था ये वाला कि मैच्योरिटी टाइम तक इसको आप होल्ड करेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो तो आपका आ गया, ठीक है। लेकिन इसी के साथ क्योंकि आपका इरादा नहीं था, आपका इरादा बिल्कुल नहीं था, आपने सिंपली क्या किया, आपने कहा कि भाई साहब मेरा इरादा कोई नहीं है कि मैं इसको बेचूं, लेकिन आपको ऑफर ऐसे मिल गई कि जनाब जिसमें आपको बेचना पड़ा ही है। अब आपका इरादा नहीं था, इसका मतलब क्या है कि जनाब आपने जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो अपना बनाया हुआ था उसके अंदर, यानी कि जो अमाउंट ऑफ कैश फ्लो थी, कैश फ्लो कंसिस्ट ऑफ, उसमें जस्ट आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की अमाउंट को कंसिडर कर रहे थे, लेकिन आपको अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली क्या करना पड़ गया, बेचना पड़ गया। तो मतलब आपके जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, आपका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो प्लस सेल, ये आपका बिजनेस मॉडल है कि जनाब अगर मेरा इरादा कोई नहीं है, लेकिन अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं क्या कर दूंगा, इस डिबेंचर को बेच भी सकता हूं मैं, ठीक है। और यहां पे आप बेचने का जो है वो काम किसी स्पेकुलेशन के लिए नहीं कर रहे। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेकुलेशन? शॉर्ट टर्म बेनिफिट, थोड़े से बेनिफिट के लिए आप इसको स्पेकुलेशन पर्पज से इस इंस्ट्रूमेंट को कंसीडर नहीं कर रहे कि जनाब लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट था, मुझे को 1.5 लाख रुपए देगा तो मैं इसको उस टाइम बेच दूंगा, ऐसा नहीं है। मतलब आपने इरादा नहीं किया था कि मैं इसको बेचूंगा, आपने सिंपली अपने माइंड में क्या रखा हुआ था कि जनाब मैं इसको जितना मैच्योरिटी टाइम है तब तक मैं इसको होल्ड करूंगा, ठीक है। लेकिन अचानक इन फ्यूचर क्या हो गया, अगर मुझे बेचना पड़ गया तो मैं इसको बेच दूंगा, नॉट फॉर स्पेकुलेशन पर्पस। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो प्लस सेल। और दूसरी आपके पास कंडीशन क्या है जनाब, जो कैश फ्लो कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, समझ आइए बात की। इसमें क्या चीज शामिल है जनाब, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो प्लस सेल। और यहां पे साथ मैंने क्या लिख दिया, कैश फ्लो कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसका मतलब अब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये बनता है कि जनाब जो
मैं अगर मुझे बेचना पड़ भी गया डेट इंस्ट्रूमेंट, तो वो इस वजह से नहीं होगा कि मेरा जो कैश फ्लो है उसमें कोई अदर अमाउंट भी आ रही हो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा। समझ रहे हैं बात को? मैं फॉर एग्जांपल मैंने एक डिबेंचर परचेज किया ₹1,00,000 का, मेरा माइंड क्या है,